हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। पहले तो ये वेरिएबल फोर्स वाली कहानी को समझो। देखो, जब हमने पहले किया था वो किया था कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए कैसे है, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, इस पर फोर्स लगाई, ठीक है, और ये डिस्प्लेस्ड भी इधर ही हो रहा है, ठीक है, फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है इसकी, क्लियर। लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्स थी ये कांस्टेंट थी। कांस्टेंट कैसे, जैसे मान लीजिए 2 न्यूटन की फोर्स दी, तो ये पूरे के पूरे जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है पूरा रास्ता इसने 2 न्यूटन से ही कवर किया, फोर्स 2 न्यूटन की ही रही। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें फोर्स तो ये लग रही है, ठीक है, इसी साइड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही साइड हो रही है, ठीक है, लेकिन इसमें फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए जब ये यहाँ पहुँचा, यहाँ पर जब इसने शुरू में फोर्स दी 2 न्यूटन की दी, ठीक है, फिर जब इस पोजीशन पे पहुंचा तो 4 न्यूटन की फोर्स दे दी, और फिर जब इस पोजीशन पे पहुंचा यहाँ पर तो फोर्स दे दी कितने की, मान लीजिए 1 न्यूटन की, फिर बढ़ा दी, फिर फोर्स दे दी कितनी, 5 न्यूटन की। तो मतलब समझ रहे हो फोर्स क्या हो रही है, वेरिएबल है यहाँ पर। तो इस केस में वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, तो देखो, जैसे मान लो इसके लिए हम क्या करें, इसमें पहले तो एक ग्राफ बनाते हैं जो कि हम प्लॉट करेंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स इस साइड होगा आपका और डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगा, ये डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है, समझ रहे हो। और यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट एस से ले रहे थे ना, इधर हम एक्स से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई इसमें दिक्कत, कोई परेशानी। तो जैसे यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट ने वेरिएबल फोर्स से रास्ता कवर किया है, ठीक है, तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो नंबर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने इसमें इस तरीके का ग्राफ बना दिया, ये कर्व आई है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो कि क्या आ रहा है इसमें, देखो ये थी फोर्स इस साइड, ठीक है, एफ, और इधर है डिस्प्लेसमेंट एक्स, क्लियर। देखो इसमें हम क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो ये तो आपको पता है ओरिजिन होता है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इसने जो डिस्टेंस कवर किया ये 2 मीटर का, यहाँ पर मान लो 2 मीटर का, और जिस पर फोर्स यहाँ लग रही है मान लीजिए 3 न्यूटन की, ठीक है, ये वाली स्ट्रिप से ये मतलब आ गया, ठीक है। और इस पॉइंट पे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हुई है 4 मीटर की, और यहाँ पर ये जो है फोर्स मिली कितनी, इसको कितनी मानी थी हमने इसमें, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको। जैसे मान लो यहाँ पर ये हुआ हमारे पास 2 मीटर का, और ये हो गया 4 मीटर का डिस्टेंस का, और यहाँ पर जो फोर्स लगी मान लीजिए ये 3 न्यूटन की, और अगले में ये 4 न्यूटन की फोर्स हुई यहाँ पर इस पॉइंट पे। इस तरीके से आप समझ जाओ, ठीक है। देखो ये इंक से वो हो गया, ये 2 था और ये 4 था, इस तरीके से समझो, ठीक। अगले पॉइंट में हमने देखा क्या कि जैसे मान लीजिए ये 6 का कवर किया इसने, आगे 5 मान लीजिए हो गई फोर्स, ठीक है। फिर इस तरीके से ऐसे बढ़ती जा रही है फोर्स, या नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये वेरिएबल ही है ना। अब 3 से जब 4 में गई है तो 3 से 4 में ऐसे बढ़ रही है, एकदम से तो 3 से 4 नहीं हो गई, 4 से 5 भी हुई है जब फोर्स, तो क्या हो रही है, ये एकदम से नहीं बढ़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे ही 5 to 6 जा रही है, ऐसे सो ऑन, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ रही है यहाँ पर, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पर आगे फोर्स क्या हो रही है, थोड़ी कांस्टेंट में आ रही है, ठीक है ना। फोर्स क्या हो रही है यहाँ पर, कांस्टेंट हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रही है। तो हर एक पॉइंट पे मैंने ये चीज़ बना दी, मान लो ये पॉइंट हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट का, और यहाँ कुछ फोर्स है, इस तरीके से। कैसे कह रहा हूँ, ये पॉइंट हो गया डिस्प्लेसमेंट का, और यहाँ फोर्स कैसे हो गई, देखो ना, ये चीज़ यहाँ लेके जाओ इधर, तो ये फोर्स की वैल्यू नहीं देगा। और कई बच्चे ये समझते हैं डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और फोर्स इधर लग रही है, ये नहीं है, हो यही रहा है इसमें भी। ये है आपके पास ऑब्जेक्ट, फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है, लेकिन ये वेरिएबल फोर्स से इधर मूव कर रहा है। तो ये तो हमने ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए ऐसे बनाया। कई बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है इसमें कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, शायद फोर्स इधर लग रही है, तो इसमें तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि इसमें क्या है आपका हो गया 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये नहीं है कहानी, ये तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ से हमें डाटा मिल रहा है फोर्स कितनी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का हमने जब ग्राफ बनाया तो हमने वैल्यूज प्लॉट कर दी यहाँ पर, और इस तरीके से ये कर्व बनी है, ये मतलब है। अब देखो यहाँ हमें वर्क डन कैसे निकालना है वेरिएबल फोर्स के लिए। इसमें हमें क्या करना है, स्मॉल जो है ये आपने डिस्प्लेसमेंट एज्यूम कर लेनी है, ये वाली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एज्यूम कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक की, जो कि हो रही है dx, ये मान लेते हैं हम, और इसको नाम दे देते हैं ये वाला a, ये b, और ये c, और ये d। और ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने माननी है यहाँ पर, इसमें हमने क्या एज्यूम कर लेना है कि इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हम इस तरीके से बना देंगे। तो ये जो c पॉइंट है हम यहाँ पर लिखेंगे इसमें। तो ये एक रेक्टेंगल सा बन गया कि नहीं बन गया, बताओ जरा जल्दी से, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ऑब्वियसली बात है, फोर्स अगर मैं कांस्टेंट लूँगा तभी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक फोर्स ले सकता हूँ, नहीं तो इस पॉइंट पे अलग फोर्स है, इस पे अलग है। तो मैंने कहा कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, उसके लिए क्या ले लो, कांस्टेंट फोर्स ले लो। तो कांस्टेंट फोर्स ये होगी, जैसे मान लो यहाँ ये 5 की होगी, तो हमने 5 मान ली, कांस्टेंट फोर्स है इसकी A to B या ये D से C, इतनी हमने मान लिया कि इतनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट हमने इसमें एज्यूम किया है। तो यही सब यहाँ लिखा हुआ है कि सपोज अ वेरिएबल फोर्स F
एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ठीक है, वेरिएबल फोर्स एफ कर रही है एक्ट ऑन अ बॉडी अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। जब हमने डी एक्स मानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो द फोर्स कैन बी एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। क्या माननी है? फोर्स को कॉन्स्टेंट मानना है। ये समझ गए होंगे आप क्यों, ठीक है ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि हम यहाँ क्या लेना चाह रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तभी हमारा ये यहाँ पर वैल्यू हम कुछ करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? वैल्यू कैसे? जैसे हम वर्क डन जब निकालते हैं तो हमें पता है क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एफ हो गई, मान लो यहाँ पर ये कोई एफ है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये हमारे पास डी एक्स है। तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखो, ये तो पता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है फॉर्मूला वर्क डन का। तो यहाँ पर फोर्स की जब कुछ वैल्यू रखूँगा तो ये कांस्टेंट लेनी पड़ेगी ना, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल जो फोर्स मान ली मैंने कांस्टेंट मान ली, ये मतलब हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप ये देखो, ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में देखो ज़रा, ये क्या है, इसकी ब्रेथ मान लो ये डी एक्स, और ये ए डी ये क्या हो गई, इसकी लेंथ, दो की है हमारे पास वैल्यू क्या, एफ है। ए से डी यहाँ पर वैल्यू कैसे पता चलेगी, मान लो ये 5 है, तो 0 से 5 हो गया ना ये। तो लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं बन रहा ये एक तरह से, लेंथ इंटू ब्रेथ किसका वो होता है ये फॉर्मूला, बताओ जल्दी से, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे क्या, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अब हम कहेंगे कि हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो निकालना नहीं था वर्क डन, हमें तो इस पूरे के लिए निकालना है। मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, एक तरह से हम ये कहें कि ये हमारे पास, ये मान लो ये P है और ये पॉइंट क्या है हमारा Q है। इस PQ कर्व के लिए पूरा का पूरा वर्क डन निकालना है या नहीं। तो इसमें देखो हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए ये इसका ये पॉइंट हो गया ना, ठीक है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया XI डिस्प्लेसमेंट का, और फाइनल क्या है, ये है हमारे पास XF। तो हम तो यहाँ XI से XF तक का वर्क डन हम निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे निकाल लेंगे। और ये तो पता ही है आप सभी को, जब सभी का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का लेंगे तो यहाँ भी कांस्टेंट फोर्स, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी, इस तरीके से हम ये करेंगे। यहाँ तो कांस्टेंट आ ही रही है, ठीक है, इस तरीके से। चलो ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब बात क्या है कि हमें पूरा का पूरा कर्व, ये PQ कर्व के लिए वर्क डन निकालना है। तो यानी कि जो बॉडी मूव हो रही है कहाँ से, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तब क्या होगा वर्क डन। तो देखो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर, सो व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी XI, और फाइनल क्या है XF हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है? तब वर्क डन क्या होगा, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा ये हमें पता है। अगर हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की ये वर्क डन निकाल ली, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम इस पूरे का निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें, उसको ऐड कर दें इन सबको। तो ऐड कैसे करते हैं, समेशन लगाते हैं। समेशन के लिए क्या होगा, ये एफ डी एक्स हो गया, और कहाँ से कहाँ तक है ये, इनिशियल टू फाइनल, ये वाला, ये सारे ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन नहीं निकल जाएगा। बताओ क्लियर। लेकिन अब ये पता नहीं कितनी स्ट्रिप्स बन सकती हैं, ये थोड़ी पता है हमें, कितनों को ऐड करोगे बैठ के। तो आसान तरीके के लिए क्या करते हैं हम इसमें, देखो जब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट जो है ये डी एक्स अप्रोचेस टू जीरो करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट को डी एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये वाली। तो अगर डी एक्स अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो बहुत सारी स्ट्रिप्स बन जाएंगी। ये तो समझ रहे हो, ये अगर इतने से पार्ट की बात करें, अगर डी एक्स अप्रोचेस टू जीरो करें तो यहाँ भी लाइन बन जाएगी, यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन, ठीक है। तो बहुत सारी स्ट्रिप्स बन जाएंगी ये तो, स्मॉल स्मॉल, या नहीं बताओ। और ये हम एज इट इज़ लिखते हैं यहाँ पर XI से XF F DX। अब देखो ज़रा इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, जब भी हम लिमिट करते हैं DX अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, तो मतलब क्या है, इन यहाँ पर सब में क्या हो जाएंगी, स्ट्रिप्स आ जाएंगी, मतलब लाइंस आ जाएंगी एक तरह से सारी। क्योंकि ये जब DX अप्रोचेस टू जीरो हो गया तो ऑब्वियस वाला जीरो है, तो फिर इस तरीके से ये अभी तो बड़े गैप वाली लाइंस बनी हुई हैं, फिर स्मॉल स्मॉल गैप्स की बन जाएंगी। तो इन सब का एडिशन करना है अब। तो इन सब के एडिशन के लिए याद रखना, जब भी लिमिट इस तरीके से हम अप्रोचेस टू जीरो करते हैं और समेशन होगा, तो बेस्ट तरीका है इनको ऐड करने का इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो तब भी जब भी ये कहानी आएगी तो इंटीग्रेशन होगी। तो इंटीग्रेशन आ जाएगी जब भी हम लिमिट DX अप्रोचेस टू जीरो करेंगे, और यहाँ पर समेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में कैसे आ जाएगा, ये F DX, और यहाँ पर ये XI से XF। तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन आ जाएगा फॉर द PQ कर्व, पूरी कर्व के लिए। और इसको लिखने का ढंग क्या होगा, अब देखो ये चीज़ समझ में आई या नहीं बताओ। अब यहाँ पर ये आपको पता है ना, FDX क्या था, एरिया था, समझ रहे हो। अब यहाँ FDX ये भी एरिया ही है, लेकिन अब ये एरिया किसका आ गया, पूरे कर्व का आ गया। इसको कैसे लिखेंगे अब हम यहाँ पर, देखो
ये पता है हमें एरिया है, तो हम इसको लिख देंगे ये पूरा एरिया जो है ये क्या हो गया हमारा, यानी कि वर्क डन हो गया। तो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या देता है हमें, वर्क देता है। और ये एरिया कैसे पता चला, एफ डी एक्स, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर क्या था, एरिया था। ये तो रेक्टेंगल ए बी सी डी का था, ये वाला छोटे का था, अब तो पूरी कर्व का ही कर दिया, तो ये पूरे का आ गया हमारे पास वर्क डन। तो इस तरीके से हमने ये निकाला है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स यू वर्क डन, या नहीं, बताओ समझ में आई कहानी। तो अगर ये आपको कहानी समझ में आई है कि किस तरीके से हमें करना है, तो मेन कहानी बस ये ध्यान रखनी है, वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास वेरिएबल में। क्लियर। अब देखो जरा, ये तो समझते हो ना इंटीग्रेशन क्या होता है, जोड़ना, समझ रहे हो। तो जोड़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है, अब यहाँ पर तो पता नहीं कितनी सारी लाइन, जब हमने dx को अप्रोचेस टू 0 किया तब तो ये पता नहीं कितनी लाइंस बन जाएंगी, यहाँ पर जोड़ेंगे कैसे। तो बेस्ट क्या होता है, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन में क्या है, हमने यहाँ लिमिट लगा दी है xi से xf, ये वाली xi से xf। तो इसके अंदर अब जितनी भी लाइंस बनेंगी उन सबका एडिशन किससे हो गया, इंटीग्रेशन से हो गया। तो बेस्ट तरीका है वर्क डन का निकालने का यहाँ पर, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी। देखो क्या कहता है, अ फोर्स ऑफ f इज इक्वल टू दिस, यानी कि देखो इसमें आपके पास f दिया हुआ है कितना, 10 प्लस में 0.50x, ये f की वैल्यू दी है। x होना पार्टिकल इन x डायरेक्शन, ठीक है, x डायरेक्शन में, वेयर f इज इन न्यूटन में एंड x इज इन मीटर, ठीक है, x मीटर में और f न्यूटन में। यही चीज़ होनी चाहिए वर्क में हमारे पास, ठीक है। तो फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x0 से x2 मीटर। मतलब क्या कह रहा है, वर्क डन निकालो, फोर्स जब लग रही है कितनी डिस्प्लेसमेंट में, 0 से 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट में, ये आपको बताना है। क्लियर है बात, बताओ समझ में आ रही है नहीं। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रही है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और ये 0 से डिस्प्लेसमेंट हो रही है 2 मीटर तक, ठीक है ना। और ये क्या है, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है वेरिएबल फोर्स होगी, तभी हमारे पास इस तरीके से ये दिया हुआ है। क्लियर। तो इसमें हमें कैसे निकालना है, क्योंकि 0 से 2 मीटर तक के लिए निकालना है हमें वर्क डन, तो कैसे निकाल लेंगे, देखो इसमें बिल्कुल ईजी है। वर्क का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है जल्दी से बताओ, xi xf f इंटू में dx होता है, और x के लॉन्ग ही बोल रहा है उसने, तो x की टर्म्स में लिखेंगे। अगर वो यहाँ लिख देता ना y, तो यहाँ y आ जाता, dy आ जाता। क्लियर है इतनी बात, और यहाँ भी y ही होता क्वेश्चन में, ठीक। तो इसमें घबराना नहीं है। अब देखो जी, xi क्या है हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, और xf कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये देखो 0 से ये 2, समझ रहे हो, ये पता है ना आपको, ये क्या होती है, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पर देखो जरा, ये f की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस में 0.50x, और ये है dx। तो अब आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, इंटीग्रेशन की कहानी है। तो मैंने मैथमेटिकल टूल्स में आपको इंटीग्रेशन बताई है कैसे करते हैं। तो देखो जरा कैसे करेंगे इसमें, देखो सिंपल में समझेंगे बिल्कुल। 0 से ये 2 है, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ, 10 इंटू में dx प्लस में, फिर ये 0 से 2 लिख दूंगा, और ये 0.50x dx, ऐसे कर दी मैंने अलग अलग। प्लस था ना, तो प्लस लग गया यहाँ पर, 10 dx 0 से 2, और 0.50x dx 0 से 2। बताओ समझ में आ रहा है। अब अगर इंटीग्रेशन आपको याद है, यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया नंबर, ठीक है। तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, साथ में क्या आ जाएगा इसके, x आ जाएगा। कैसे, देखो ये 10 है, और एक तरह से हम ये कहते हैं इसमें कि इसमें ये dx की इंटीग्रेशन हो रही है, तो dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x। नहीं तो हम ऐसे याद रखते हैं कि कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट के साथ x लग जाता है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ये आ गई, और ये 0 से 2 इसकी हमने लिमिट पुट कर दी इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। प्लस में अब देखो ये कांस्टेंट नंबर है, तो 0.50 तो ऐसे ही रखो, और x की इंटीग्रेशन होगी इसका मतलब। अब तो x की इंटीग्रेशन का आपको पता है कैसे होती है, बताओ। x की इंटीग्रेशन x dx आपको पता ही है, x की पावर यहाँ 1 है ना, तो एक पावर ऐड होती है, और जो ऐड होकर आता है वो नीचे आता है। तो यानी कि x की पावर 2/2, ये हमें इंटीग्रेशन पता है x की होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम x²/2, और यहाँ भी लिमिट ये पुट हो जाएगी 0 से 2। क्लियर है, बिल्कुल ईजी। तो देखो अभी जरा यहाँ लिमिट पुट करो, पहले 10x में ये अपर लिमिट पुट होएगी ये, ठीक है, और फिर माइनस में क्या होता है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट अब पुट करो 10, और ये x में पुट कर दी 0। ये कहानी खत्म इधर की। प्लस यहाँ पर देखो जरा, अब इसको थोड़ा अगर हम सोल्व करें, तो देखो ये 50 के नीचे मैं 100 लगा दूँ, और ये आ गया इस तरीके से, ये 0 से 2 ये लिमिट चल रही है, ठीक है। पहले ये 0 से ये 0 काट दो, और ये 2 तो नहीं कटेगा अभी, ठीक है, और 5 2 ज़ा 10, कितना आ रहा है ये x²/4, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये 10 2 ज़ा ये आ गया 20, और माइनस में 10 0 0 ही होगा, प्लस में इधर आ जाओ जरा, ये क्या बना हमारे पास, x²/4, पता है ना, 2 2 ज़ा 4, ये 2 कटा नहीं था, ठीक है, और ये लिमिट 0 से ये 2 चल रही है, ठीक। अब देखो इसमें
20 माइनस 0 इज़ 20 प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, देखो लिमिट पहले अपर पुट करेंगे 2 का स्क्वायर बाय 4 माइनस में 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर बाय 4, इस तरीके से अपर माइनस लोअर, और कहाँ लिमिट पुट करते हैं, ये x में पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये 20 प्लस में यहाँ पर देखो 2 2 ज़ा 4 और ये नीचे भी 4, और ये तो 0 का स्क्वायर 0, 0 बाय 4 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो ये कट करके कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो 20 और ये कितना आ गया था 1, 4 4 कट गया ना, 1 आ गया, और ये तो है कितना आपके पास माइनस का 0, तो 20 प्लस 1 कितना होता है 21, और 0 का तो कुछ नहीं है, तो 21 जूल इसका वर्क डन आया है। क्या इतनी बात समझ में आया? तो पता चल गया आपको क्वेश्चन भी कैसे करने हैं इसके हमें, ठीक है। तो ये था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। क्लियर कर लोगे इसको? ओके, थैंक यू।